न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। हरियाणा में विधानसभा चुनाव करीब हैं। सभी दलों के अपने अपने जीत के दावे हैं। बीजेपी भी तीसरी बार सत्ता में आने का दम भर रही है। बीजेपी की चुनावी तैयारियों और बीजेपी के घोषणा पत्र को लेकर खास बातचीत करने के लिए बीजेपी के हरियाणा मामलों के प्रभारी सतीश पुनिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज। धन्यवाद। सबसे पहले मैनिफेस्टो के साथ ही शुरुआत करते हैं। संकल्प लिया है आप लोगों ने हैट्रिक बनाने का और संकल्प पत्र जारी किया है। क्या लगता है मददगार होगा, कारगर साबित होगा? लोग यकीन करेंगे आपके संकल्प पत्र पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। इस बात के लिए पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की एक साख है। संकल्प पत्र हमारा विजन डॉक्यूमेंट है। इसमें वो सारी चीज़ें हैं जो हमने पीछे करी हैं और आगे हम लोग भविष्य में क्या करने वाले हैं। कुछ ऐसी चीज़ें जो हम लोग ऑलरेडी प्रोसेस में हैं, कर चुके हैं और चल रहा है। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी का हरियाणा का संकल्प पत्र, ये जो हरियाणा की रफ्तार है, जिसके लिए हमने कहा कि नॉन स्टॉप हरियाणा है, उससे पहले हरियाणा की गति रुकी हुई थी। लेकिन डबल इंजन की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने जितनी उनकी प्रवर्तित योजनाएं थी, उनका लाभ हरियाणा की जनता को मिला। और हरियाणा की सरकार ने, भले ही मनोहर लाल जी हों या नायब सैनी जी हों, उन्होंने विकास की समग्रता की एक नई संकल्पना दी और उसको मूर्त रूप भी दिया। तो कुल मिलाकर हमारा संकल्प पत्र एक विजन डॉक्यूमेंट है जिसमें हमारी दृष्टि है और स्वाभाविक तौर पर संकल्प से ही सिद्धि होती है। तो ये डॉक्यूमेंट, ये संकल्प पत्र उस सिद्धि का ही एक हिस्सा है। सभी वर्गों को समाहित किया गया है, इस बात को सुनिश्चित किया गया। देखिए, माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी साफ तौर पर कहते हैं कि देश में हालांकि जिक्र जातियों का होता है, लेकिन 4 जातियां हैं, युवा है, महिला है, किसान है और गरीब है। मुझे लगता है कि उनकी भावना को देखते हुए इन चारों चीज़ों को समाहित किया है और ये जब जनता के हाथ में जाएगा तो इसको अच्छा समर्थन भी मिलेगा। हमारा कमिटमेंट है कि हम सरकार बनते ही मंत्रिमंडल के गठन के साथ इस पर क्रियान्विति शुरू कर दें। बड़ी जिम्मेदारी आपके पास है पार्टी संगठन में इस बार हरियाणा को लेकर। तो क्या पार्टी संगठन आप लोग ये सुनिश्चित कर पाए हैं कि सही से टिकट वितरण हो? टिकट वितरण के बाद अगर कोई नाराज भी है तो उसे मना लिया जाए, भीतरघात ना हो, भगदड़ ना मचे। देखिए, हरियाणा में बीजेपी के लिए पोटेंशियल है, संभावनाएं हैं और उसका एक ताज़ा उदाहरण ये है कि लोकसभा चुनाव के दौरान ये कहा जाता था कांग्रेस क्लीन स्वीप करेगी, बीजेपी 0 आएगी। लेकिन आप लोग तो 11 कमल खिलाने की बात कर रहे हैं। फिर कहते थे 2 आएंगी। उसके बाद जब असेंबली का एनालिसिस करेंगे तो हम 44 सीट्स पर कांग्रेस से आगे हैं। इतनी प्रतिकूलता के बाद, इतने नैरेटिव के बाद, जिसमें संविधान को बदलने से लेकर जो हमारे खिलाफ कहा गया, इतना सारा भ्रम फैलाया गया, इतना सारा जो कोशिशें हुई, कांग्रेस कामयाब नहीं हुई और अंततः भले ही 5 सीटें आई, लेकिन हमारे कुछ अंदरूनी कारण थे, कुछ हमारे प्रबंधन के कारण थे। लोगों ने कांग्रेस के प्रति अनुराग नहीं था, बीजेपी के प्रति बैर नहीं था। मुझे लगता है कि विधानसभा के चुनाव में, जिनकी थोड़ी सी फितरत अलग भी होती है, इस चुनाव में बीजेपी तीसरी बार सरकार बनाएगी। समीकरण भी ये कहते हैं, तर्क भी ये कहते हैं और परिस्थिति भी। बीजेपी को लेकर कोई एंटी इनकम्बेंसी देखते हैं आप हरियाणा में? मैं नहीं मानता। ये प्रचारित ज्यादा है लेकिन इस तरीके का दृश्य नहीं है और मुझे लगता है कि एक बहुमत की सरकार बनाएंगे जो ये साबित करेगी कि कतई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। ओबीसी के बेटे को सीएम बनाया, बार बार ये कहा गया। क्या ओबीसी को साधने का, पोलराइज करने का प्रयास किया जा रहा है? और क्या ये भी सुनिश्चित आप लोग कर पाए हैं कि दूसरे समुदाय भी फिर साथ में आए? देखिए, राजनीति में सबको अवसर मिले, ये कोशिश रहती है और यही कोशिश पार्टी की थी कि एक सामान्य व्यक्ति को, सामान्य परिवार के व्यक्ति को, जो देश के प्रधानमंत्री बन सकते हैं, मुख्यमंत्री बन सकते हैं, और पार्टी ने एक नई परिपाटी की जिनकी कोई विरासत नहीं है, उनको अवसर दिया। और मेरे ख्याल से नायब सैनी जी पार्टी के उस भावना पर खरे उतरे। अलग अलग नेताओं की अलग अलग बातें हैं। सीएम भी जिनकी धरती पर कह चुके हैं कि ये भी संभव है कि 85 से ज्यादा सीटें हमें हरियाणा की जनता जिताकर इस बार चंडीगढ़ भेजे। आपका अनुमान क्या कह रहा है? आंकड़ा क्या रह सकता है अगर आप लोग जीतते हैं? मैं ज्योतिष नहीं हूँ और न वैज्ञानिक हूँ, लेकिन इतना मैं महसूस कर सकता हूँ, मेरी अपना इंट्यूशन है, मेरी अपनी एक सोच है कि हम बहुमत की सरकार निश्चित रूप से बनाएंगे, अच्छे बहुमत की सरकार बनाएंगे, इतना मैं कह सकता हूँ। क्योंकि आप जाट समुदाय से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, एक चर्चा है कि जाट समुदाय कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज है, तो आपको ये जिम्मेदारी दी गई है, आप भी फील्ड में एक्टिव भी हैं, टिकटों के आवंटन को लेकर भी आपने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। क्या इस समुदाय को लेकर भी बीजेपी साथ लाने में कामयाब हो पाएगी और आप इसमें बड़ी भूमिका अदा करेंगे? निश्चित रूप से, क्योंकि पहली बात तो
भारतीय जनता पार्टी जाति, पंथ, मजहब इससे इतर काम करती है और सबको अवसर मिले ये कोशिश भी करती है। आज एक अनुसूचित जाति की हमारी बहन जो एक सामान्य परिवार से हैं, देश की राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति किसान बिरादरी से हैं, उससे पहले एपीजे अब्दुल कलाम साहब को अवसर दिया, रामनाथ कोविंद जो अनुसूचित जाति से थे उनको अवसर मिला। इसलिए भारतीय जनता पार्टी सबको समान अवसर कभी न कभी किसी न किसी रूप में उनको प्रतिष्ठित करती है। तो हरियाणा में मुझे लगता है कि सभी जातियां बीजेपी का एक अच्छा समर्थक वर्ग है। हमें सबका वोट मिलेगा। कुछ लोग केवल वोट बैंक की राजनीति करते हैं, जातियों की राजनीति करते हैं, लेकिन व्यक्तियों की राजनीति करते हैं, परिवार की राजनीति करते हैं। पर बीजेपी के मशीन पर जब बटन दबेगा तो वो सारी जातियों का होगा। सीएम फेस अनाउंस करना घाटा या फिर फायदे का सौदा रहेगा? देखिए, उनको बहुत कम अवसर मिला था और पिछले मेरे ख्याल से 3 महीने से भी कम समय में एमएसपी जैसे बड़े निर्णय उन्होंने किए। ओबीसी की क्रीमी लेयर को बढ़ाने का निर्णय हुआ, टेल एंड तक पानी पहुंचा, बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की, छात्रवृत्तियां बढ़ाई, बहुत सारी चीजें थी जो उन्होंने की हैं। तो मुझे लगता है कि उनको पार्टी एक अवसर और दे, यही भावना थी। और पार्टी चुनाव आते आते सीएम बदला जाना, क्या इसका नेगेटिव संदेश नहीं देख रहे हैं आप? देखिए, तो परिस्थिति, पार्टी की जरूरत और व्यवहारिकता ये इन चीजों से जुड़ी हुई है। हमारे अनुभव को भी तवज्जो है। मनोहर लाल जी ने 9.5 साल तक अच्छा काम किया। आज बिना खर्ची बिना पर्ची की सरकार एक रोल मॉडल है। केंद्र की भूमिका सुनिश्चित हुई। उनका अनुभव और नायब सैनी की ऊर्जा, मुझे लगता है कि हरियाणा में पार्टी के लिए एक एसेट का काम करेगी। लोकसभा के बाद कांग्रेस पूरे कॉन्फिडेंस में है कि लोकसभा में हाफ कर दिया, विधानसभा में साफ कर देंगे। ये उनके मुंगेरी लाल के हसीन सपने जो कभी पूरे नहीं होंगे। मुझे लगता है कि कांग्रेस खुद ही साफ हो जाएगी। रीजनल पार्टीज का क्या भविष्य आप हरियाणा में देखते हैं, क्योंकि पिछली बार आप लोगों ने जेजेपी के साथ मिलकर सरकार बनाई थी? अब देश में 1700 से ज़्यादा दल हैं, रीजनल पार्टियां, नेशनल पार्टियां हैं, सब अपनी कोशिश करती हैं। मैं कोई उन पर टिप्पणी नहीं करूंगा, क्योंकि देश का लोकतंत्र इतना बड़ा और समृद्ध है जो सबको अवसर देता है। जनता तय करती है कि वो किस तरीके का नेतृत्व चाहिए। लेकिन मैं जो महसूस करता हूँ एक अरसे बाद, हरियाणा की जनता देश के मुद्दों पर, राष्ट्र के मुद्दों पर, नेशनल एजेंडे पे कास्ट करती है। वो प्रूव भी किया और वो आगे मुझे जारी रहेगा। चुनाव से ठीक पहले अंतिम सवाल, चुनाव से ठीक पहले सरकार और संगठन दोनों के मुखिया बदले गए, साथ ही प्रभारी के तौर पर आपको जिम्मेदारी दी गई। तो आप मानते हैं कि आप तीनों की कम से कम तुलनात्मक रूप से ज्यादा और बड़ी ये परीक्षा होने वाली है? राजनीति में परीक्षाओं का कोई अंत नहीं है, लेकिन जिस व्यक्ति की इच्छा शक्ति प्रबल हो, परिश्रम ठीक हो और कुल मिलाकर सबको साथ चलने की नीयत हो, मुझे लगता है कि पार्टी ने सोच समझकर जो जिम्मेदारियां सबको दी हैं और सब बड़ी अच्छी ईमानदारी से उस भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। चुनौतियां भी स्वीकार हैं और उस चुनौतियों से विजय का रास्ता निकले, ये संकल्प भी हम सबका है। जी, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए। थैंक यू। तो बीजेपी के हरियाणा मामलों के प्रभारी सतीश पुनिया को आप सुन रहे थे। मैनिफेस्टो को लेकर बात की है, बीजेपी की चुनावी तैयारियों, दावेदारियों को लेकर बात की है। इनका भी दावा है बीजेपी के दूसरे तमाम नेताओं की तरह कि बीजेपी एक बार फिर से